तो मोस्ट वेलकम सभी को। तो आज हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 2 क्वेश्चंस का। मैंने बोला था वीडियो बहुत जल्दी आएगी और वीडियो बहुत जल्द आ भी गई है। सो लेट स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो जो मैंने कल बताया था उसका एक रिवीजन करा लेते हैं। तो मैंने बताया था कि ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल वो बेसिक एज वेल एज फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि सेल के ग्रुप से ही टिश्यू बनता है, टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म को वेल लिविंग स्ट्रक्चर मिलता है। तो फिर जो सेल है वही बेस है, उससे टिश्यू बना है। तो जो जैसे बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही बॉडी को बनाने के लिए सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेसिक है। और सेल अगर अच्छा फंक्शन करेगा तभी टिश्यू अच्छा फंक्शन करेगा, टिश्यू अच्छा फंक्शन करेगा तो ऑर्गन, ऑर्गन अच्छा फंक्शन करेगा तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम अच्छा फंक्शन करेगा तो एक ऑर्गेनिज्म अच्छे से रह पाएगा। तो इसलिए फंक्शन यूनिट का भी बेसिक स्ट्रक्चर। तो मैं इसका एक डाल देता हूँ छोटा सा फ़ोटो क्लिक करके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट था वो ये पैरा था कि रॉबर्ट हुक ने, जो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था 1665 में, उन्होंने एक कॉर्क के स्लाइस को ऑब्जर्व किया था जो कि बार्क ऑफ ट्री से ऑब्टेन होता है। एंड जो सेल होता है उसका लैटिन मीनिंग होता है लिटिल रूम। तो ये एक पैरा इम्पॉर्टेंट था जिसको मैंने बताया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताई थी वो थी ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाँ, उसके बाद ये जो है ये वाला पूरा जो कंपार्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सेल का शेप किस पे डिपेंड करता है, तो लोकेशन ऑफ टिश्यू से डिपेंड करता है, जो सेल मिल के उस टिश्यू को बनाया है। और ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है नर्व सेल का। उसके बाद ये पैरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्या कि पीपीएलओ सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है जिसको माइक्रोप्लाज्मा भी बोलते हैं, जिसका 0.1 माइक्रोन होता है। और सबसे बड़ा सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग जो कि 170 mm का होता है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कल डिस्कस किए थे, और दो टेबल भी डिस्कस किए वो थे ये दोनों टेबल जो कि इम्पोर्टेंट है, और एक ये वाला जो 120 डेज़ का है। उसके बाद वो है पार्ट ऑफ द सेल। तो पार्ट ऑफ द सेल के लिए मैंने एक क्विक नोट रेडी किया है जिसको मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो क्विक नोट है, और क्विक नोट दोनों लोगों के लिए है। जो लोग को लगता है कि बहुत बड़े बड़े नोट्स होते हैं, सर लोग लिखवाते हैं बहुत बड़े बड़े नोट्स तो रिमेंबर नहीं होता, तो उन लोग के लिए मैंने वन वर्ड में रेडी की हैं। और जो लोग लॉन्ग आंसर को फेवरेबल मानते हैं और जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं या फिर जो लोग नोट्स लिखने में अच्छा लगता है उनके लिए भी मैंने वो रेडी किया है। तो उसको देखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें मैंने रेडी किया है। तो पहला है सेल मेम्ब्रेन, जो लिविंग पार्ट होता है सेल का, जिसे हम प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं, वो घिरा रहता है एक गेट लाइक स्ट्रक्चर से। मेम्ब्रेन मतलब एक गेट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं। उसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, दोनों एक ही वर्ड है। जैसे एक व्यक्ति के दो नाम होते हैं वैसे ही सेल मेम्ब्रेन के भी दो नाम है, एक सेल मेम्ब्रेन और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप लोग एग्जाम के लास्ट दिन ये वीडियो देख रहे हो तो उसका भी एक सॉल्यूशन है कि आप इस स्टेटमेंट को याद कर लो। एक स्टेटमेंट है बस, कवर ऑफ सेल्स प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा मतलब लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। जो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल का कवर होता है उसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, तो इट कंट्रोल द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। जैसे सेल का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब अगर सेल को वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना है तो डिफ्यूजन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर कर देगा। और अगर उसे सेल को ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस, अगर उसे एनर्जी प्रोड्यूस करना है माइटोकॉन्ड्रिया को और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो फिर वो ऑक्सीजन को एंट्री दे देगा, ऑक्सीजन को अंदर ले लेगा। तो जैसा सेल का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से वो एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। तो अगला है हमारा सेल वॉल, तो जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। कवर ऑफ सेल वॉल, तो सेल ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द प्लांट, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सारे प्लांट्स के जो सेल होते हैं उनके पास एक एडिशनल आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है बहुत सारे वेरिएशन मतलब चेंजेस इन इन्वायरमेंट। जब कोई भी सर्दी है, सर्दी से फिर गर्मी आ गई तो वेरिएशंस में चेंज आ गया, तो उस वक्त प्रोटेक्ट करती है उन्हें। और उन्हें एक प्रोवाइड करती है ग्रेविडिटी, एक कठोरता प्रोवाइड करती है, एक स्थिरता प्रोवाइड करती है। और उसी आउटर कवरिंग को हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटर कवरिंग को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। देखिए, सेल मेम्ब्रेन भी आउटर कवरिंग है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग आ जाता है उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक एडिशनल कवरिंग होता है ऑफ द सेल विच प्रोटेक्ट इट एंड प्रोवाइड इट अ
रिगिडिटी। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, अगर आप एग्जाम के लास्ट दिन देख रहे हो तो इस स्टेटमेंट को याद कर लो, ये पूरा कंटेंट समझ में आ जाएगा। अच्छा, काइटोप्लाज्म। तो काइटो मतलब एक होलो होता है, होलो लैटिन में यहाँ पे के आ जाता है, लेकिन अभी हम लोग इंग्लिश वर्ड है तो यहाँ पे सी है, लेकिन लैटिन में हम लोग अगर जाते हैं तो ये के हो जाता है। तो काइटो मतलब होता है होलो और प्लाज्मा मतलब होता है लिक्विड। तो सिंपल इसका मतलब होता है जो लिविंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे एक सेल को, एक यूनिक लिविंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे सेल को, उसी को हम लोग काइटोप्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, और अगर एग्ज़ाम के लास्ट दिन जा रहे हो तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि जो प्रोटोप्लाज्मा होता है वो एक जो पोर्शन होता है और एक ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेल होता है। सेल ऑर्गेल क्या होता है, ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग यूनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो काइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि एक लिविंग स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे मैंने बताया था ना पिछले वाली वीडियोज़ में कि माइक्रोकोंडिया हो गया, रिबोसोम्स हो गया, गोगी कॉम्प्लेक्स हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, तो ये सब सेल ऑर्गेल्स हैं जो कि एक यूनिक लिविंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं सेल को। तो उन्हीं के ग्रुप्स को जो लाइज करता है प्रोटोप्लाज्मा, जो लाइज करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, उसी को काइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो अब आइए इसका एकदम डीपली जो डिफिनीशन है उसको देखते हैं। इट इज़ अ पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा, ये प्रोटोप्लाज्मा का वो पोर्शन है जो कि लाइज करता है सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। ये कंटेन करता है, ये अपने पास रखता है सेल ऑर्गेल्स को, विच गिव्स अ यूनिक लिविंग नेचर टू द प्रोटोप्लाज्मा, जो कि प्रोटोप्लाज्मा की यूनिक लिविंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मैं एक बार कैमरे को टिल्ट कर देता हूँ। टिल नाउ हम लोग काइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक होलो लिक्विड होता है जो कि प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, जो कि कंटेन करता है अपने अंदर सेल ऑर्गेल्स को, सेल्स के ऑर्गन्स को। सेल ऑर्गन्स मतलब होता है सेल का ऑर्गन, कंटेन करके रखता है, जो कि एक लिविंग स्ट्रक्चर, एक यूनिक लिविंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल को। अब आते हैं, अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। इट ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ सेल, इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, एज इट कंट्रोल द ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ऐसा कि ये सेल का सारा एक्टिविटी कंटेन करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, विच पोर्शन ऑफ द सेल इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, तो न्यूक्लियस आंसर होगा। समटाइम इट ऑल्सो कॉल्ड और मैनेजर ऑफ द सेल, कभी कभी इसको मैनेजर ऑफ द सेल ही बोल देते हैं। तो ये न्यूक्लियस हो गया। अगर आप एग्ज़ाम के लास्ट दिन रिवीजन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन पॉइंट है कि पार्ट ऑफ द सेल विच मैनेज इट्स ऑल एक्टिविटी, वो सेल का पार्ट जो उसके हर एक एक्टिविटी को मैनेज करता है। अच्छा, अब एक और इसमें पॉइंट आता है कि न्यूक्लियस इज ऑल्सो सराउंडेड बाई द डेंस स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जैसे हम लोग सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है, वैसे न्यूक्लियर भी एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। मैं बताया था ना काइटोप्लाज्म किसके बीच में लाइज करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यही है, न्यूक्लियर एक डेंस स्ट्रक्चर से सराउंडेड रहता है, इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब आते हैं न्यूकोप्लाज्मा क्या होता है। तो जो प्रोटोप्लाज्मा, जो लिविंग सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उन्हीं को न्यूकोप्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, जो भी लिविंग सब्सटेंस रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर उन्हें न्यूकोप्लाज्मा बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि न्यूकोप्लाज्मा मतलब न्यूकोप्लाज्मा इट हैव अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब न्यूकोप्लाज्मा के पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉल्ड अ क्रोमोटीन, से क्रोमोटीन बोलते हैं, विच कंडेंसेस विथ ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, कंडेंसेंस कर देते हैं, जैसे बादल कंडेंसेंस करते हैं ना, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और ऐसे आप लोग प्लास्टिक को देखेंगे तो प्लास्टिक को अगर आप जलाएंगे तो इतना बड़ा प्लास्टिक इतना छोटा हो जाता है एकदम से जल के, और कभी कभी तो कड़ा हो जाता है, तो वो कंडेंसेस कर रहा है। तो ऐसे ही ये भी कंडेंसेस करते हैं, कब, जब सेल डिवाइड होने के लिए रेडी हो जाता है, मतलब सेल डिवाइड होने के लिए जब एकदम से रेडी हो जाता है तब ये करते हैं। और फिर जो कंडेंसेशन होता है उससे एक मटेरियल होता है जो क्रोमोसोम होता है, जो कि जीन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे कि कभी कभी किसी के फादर एक कैरेक्टरिस्टिक्स उससे मिलती जुलती या फिर चेहरा मिलता जुलता हो जाता है, तो वो ड्यू टू द क्रोमोसोम्स होता है। तो अब इसका क्विक लाइन, जो गोल्डन स्टेटमेंट में बोलता हूँ इसको, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही इफेक्टफुल होता है, उसको देखते हैं। तो जो थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है
न्यूक्लियस प्लाज्मा में उसको क्रोमोटीन बोला जाता है, और जो क्रोमोटीन जो कंडेंसेस करके जो फॉर्म करता है उसे क्रोमोसोम्स बोला जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको भी कैमरा टिल्ट कर दूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये बुक में भी दिया था कि जो मैन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, डॉग्स के अंदर 78, पीजन के अंदर 80, यीस्ट के अंदर 32 और वीट के पास 42। तो होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को। और हाँ, पिछले वीडियो में साउंड प्रॉब्लम आ रही थी, वो एक प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा मैंने एक ओवर हॉरिजन म्यूज़िक इसमें यूज़ कर दिया था, इसलिए प्रॉब्लम आ गई साउंड में। तो मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो में प्रॉब्लम ना आए, तो मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।